हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब विवर्तन कंप्लीट कर चुके थे। तो हम बोले थे विवर्तन में आपका एक छोटा सा हेडिंग बचा था, विवर्तन और व्यतिकरण। पहले वो छोटा सा हेडिंग कंप्लीट कर लेते, फिर उसके बाद आपका तरंग प्रकाशिकी में लास्ट चैप्टर बोल सकते हो, एक छोटा सा ध्रुवण। चाहे नया चैप्टर बोलो चाहे जैसा बोलो, तो ध्रुवण आपका वो एक हेडिंग बचा है। जैसे जो तरंग प्रकाशिकी में आपका 5 पार्ट था ना, वैसे पूछो 4 पार्ट केवल है। पहला क्या है, हाइगेंस तथा उनका तरंग का सिद्धांत, उसे कंप्लीट कर लिए। फिर दूसरा आपने व्यतिकरण किया, फिर तीसरा आपने विवर्तन किया, और चौथा आपका ध्रुवण वही बचा है। तो पहले आप हेडिंग लगाओ विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर, या पहले व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ऐसे लिखो। पहले व्यतिकरण लिखना, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। विवर्तन में अंतर, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। आप 2 कॉलम बनाना, एक साइड आप व्यतिकरण लिखना और दूसरे साइड आप विवर्तन लिखना। व्यतिकरण और दूसरे साइड आप लिखो विवर्तन। व्यतिकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। विवर्तन को डायफ्रैक्शन ना। अब बताओ, सबसे पहला अंतर आप यही लिखो। व्यतिकरण में क्या होता है? जब आपने व्यतिकरण पढ़ा है तो वहां पर यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग पढ़ा था। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो एक ही आवृत्ति की प्रकाश एक ही दिशा में एक ही माध्यम चलता है तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण होता था। और ये दोनों प्रकाश जब जिनकी आवृत्ति सेम होती है और समय के साथ उनका कला नहीं बदलता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम क्या बोलते थे? कला संबद्ध स्रोत। यानी जो व्यतिकरण होती है, 2 कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के अध्यारोपण से होता है। अरे व्यतिकरण यही हुआ है ना, 2 प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला है, मिला है, उनके मिलने से पूरे आपको अध्यारोपण हुआ है। कहीं अदीप्त फ्रिंज, कहीं दीप्त फ्रिंज, कहीं दीप्त अदीप्त 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 अदीप्त, यही आपका चलता है। तो व्यतिकरण कब होता है? 2 प्रकाश के अध्यारोपण से। लेकिन दोनों प्रकाश कहां से निकलने चाहिए? कला संबद्ध स्रोत से। जबकि विवर्तन में क्या होता है? आपने कल देखा है कि आपका 2 पर्दा था, एक पर्दा पर आपने एक छिद्र किया। अब इस पर्दे पे जैसे तरंगाग्र आके पड़ा, इस तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे सभी कण एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे। अगर ये जैसे मान लो कि ये समतल प्रकाश स्रोत आ रहा है, तो अगर समतल प्रकाश किरणें आ रही हैं तो इसके कारण तरंगाग्र भी समतल होगा, क्योंकि आपको पता है ये किरण है, किरण पे तरंगाग्र क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इस तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे वो सभी कण एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे, और हर नए प्रकाश स्रोत से एक द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। तो ये द्वितीयक तरंगिका आगे जाके जब मिलेगी तो इनके अध्यारोपण से क्या होता था? विवर्तन। तो व्यतिकरण में क्या होता है? 2 कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश जब अध्यारोपित होते हैं तो व्यतिकरण होता है। और विवर्तन में क्या होता है कि किसी तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण होते हैं वो नए तरंग प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, उससे निकलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन होता है। ठीक है, आप पहला पॉइंट लिखो, 2 कला संबद्ध स्रोत, 2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से निकलने वाले तरंगों के अध्यारोपण से प्रकाश का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण होता है। और विवर्तन में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न कणों से निकलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के मिलने से, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, अध्यारोपण से कौन सी घटना होती है? विवर्तन होती है।
फिर आपने व्यतिकरण में देखा था कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बना था। क्या बना था? दीप्त और अदीप्त फ्रिंज। जबकि विवर्तन में क्या बनता है? उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। तो वहां पर जब व्यतिकरण पढ़े थे तो वहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां लगभग बराबर थी या पूरी बराबर थी, जबकि इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां बराबर होती हैं, एकांतर क्रम में घटती जाती हैं ना। तो आप ये अंतर भी लिख लो। दूसरा कि व्यतिकरण में प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां बराबर या लगभग बराबर होती हैं। बराबर होती। इसमें दूसरा पॉइंट फिर आप क्या लिखोगे? विवर्तन में प्राप्त उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की चौड़ाइयां बराबर नहीं होती हैं। चौड़ाइयां बराबर नहीं होती हैं। चौड़ाइयां बराबर नहीं होती है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखो। आपने इसमें देखा है कि जो व्यतिकरण हुआ है उसमें जितने भी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिले हैं उनकी तीव्रता क्या होती है? बराबर होती है। जबकि यहां पर तीव्रता, सबसे ज्यादा तीव्रता जो आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी तीव्रता सबसे, यानी उसका चमक सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जो आपका दूसरा या पहला गौड़ उच्चिष्ट है उसका तीव्रता फिर कम हुआ, फिर दूसरा जो गौड़ उच्चिष्ट है उसका तीव्रता और कम हुआ। यानी सभी की तीव्रता क्या होती है? बराबर नहीं होती है। दूसरे तीसरे पहले मतलब किसी भी उच्चिष्ट की तुलना में केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है। सबसे अधिकतम होने का मतलब सबसे ज्यादा, और अगर उसका तीव्रता सबसे ज्यादा हो गया तो यानी तीव्रता बराबर नहीं हुआ। तो आप ये भी पॉइंट लिख लो कि व्यतिकरण में प्राप्त फ्रिंजों की सभी फ्रिंजों की तीव्रता बराबर अथवा लगभग बराबर होती है। बराबर होती है। इसमें क्या लिखोगे? विवर्तन में प्राप्त उच्चिष्टों तथा निम्निष्ठों की चौड़ाइयां, तीव्रता, उच्चिष्टों तथा, अब ध्यान से देखना, यहां पर जब हम बोलते हैं सभी फ्रिंजों की तीव्रता, इस बात का मतलब ये नहीं है कि दीप्त और अदीप्त की तीव्रता। सभी फ्रिंजों की तीव्रता मतलब सभी दीप्त की तीव्रता एक जैसा होगा, सभी अदीप्त का तीव्रता एक जैसा होगा। ऐसा नहीं जितना तीव्रता दीप्त का है उतना ही तीव्रता अदीप्त का होता है क्या? क्योंकि अगर जब उतना ही तीव्रता दीप्त का हुआ उतना ही तीव्रता अदीप्त का हुआ, फिर संपोषी और विनाशी कैसे हुआ? संपोषी में तीव्रता अधिकतम होता है और विनाशी में तीव्रता न्यूनतम होता है। तो जितने दीप्त फ्रिंज है उन सभी की तीव्रता एक जैसी होंगी और जितने अदीप्त फ्रिंज है उनकी तीव्रता एक जैसी होगी। अगर आपको इस सेंटेंस में दिक्कत होगा तो आप ऐसे लिख लेना, व्यतिकरण में प्राप्त सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक बराबर तथा अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक बराबर या एक जैसी होती है। ठीक है, आप वैसे ही लिख लो, व्यतिकरण प्राप्त सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता तथा सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान तथा अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती हैं। एक समान होती है। लेकिन यहां पर क्या है? विवर्तन में जो पहला उच्चिष्ट है उसका तीव्रता सबसे ज्यादा, फिर जो दूसरा उच्चिष्ट आएगा उसका तीव्रता और कम, तीसरे उच्चिष्ट की तीव्रता और कम ना। तो आप लिख सकते हो विवर्तन में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता प्राथमिक गौड़ उच्चिष्ट
प्राथमिक गौड़ उच्छिष्ट तथा इसी प्रकार प्राथमिक गौड़ उच्छिष्ट की प्राथमिक गौड़ उच्छिष्ट की द्वितीयक गौड़ उच्छिष्ट की तीव्रताओं से कम होती, तीव्रताओं से अधिक होती हैं, अधिक होती ना। जो केंद्रीय उच्छिष्ट है उसकी तीव्रता प्राथमिक गौड़ उच्छिष्ट से अधिक होगा और जो प्राथमिक गौड़ उच्छिष्ट है उसकी तीव्रता द्वितीयक गौड़ उच्छिष्ट से अधिकतम होगा। फिर ऐसे जो द्वितीयक गौड़ उच्छिष्ट है उसकी तीव्रता तीसरे गौड़ उच्छिष्ट से अधिकतम होगा, यानी एकांतर क्रम में तीव्रता घटता भी जाएगा। आप ऐसे भी बोलना है तो बोल सकते हो। तो 3 पॉइंट इसका सफिशियंट है आपको लिखने के लिए। तो क्या ये अंतर समझ में आया है या आप अंतर बिना देखे बता सकते हो? तीनों अंतर। पहले अंतर में बस आपको क्या लिखना है कि किसके कारण व्यतिकरण होता है। 2 कला समत प्रकाश स्रोत से निकलने वाले तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है और एक तरंगाग्र पर इससे जितने कण है उससे जो निकलने वाले तरंग होंगे, उससे जो निकलने वाले तरंग होते हैं उसे द्वितीयक तरंगिका कहते हो। उसके अध्यारोपण से आपका क्या होता है? विवर्तन होता है। इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, जितना चौड़ा दीप्त फ्रिंज होगा उतना ही चौड़ा अदीप्त फ्रिंज होगा, लेकिन इसमें उच्चिष्ट की चौड़ाई अलग होगी और निम्निष्ट की चौड़ाई अलग होगी, यानी उनकी चौड़ाई बराबर नहीं होती है। तीव्रता में भी उसमें जितने भी दीप्त फ्रिंज बने हैं सबकी तीव्रता एक जैसी होगी, जितने भी अदीप्त फ्रिंज बने हैं सबकी तीव्रता एक जैसी होगी, लेकिन इनमें जितने उच्छिष्ट बने सबकी तीव्रता एक जैसी नहीं होगी। जो केंद्रीय उच्छिष्ट होगा उसका तीव्रता सबसे ज्यादा, उसके बाद वाले क्यों आप गौड़ उच्छिष्ट बोलते हो, तो पहला गौड़ उच्छिष्ट का तीव्रता, फिर दूसरा गौड़ उच्छिष्ट का तीव्रता, धीरे धीरे तीव्रता क्या होता है? कम होता जाता है, बराबर नहीं होता है। तो आप लिख लो पहले इसे पूरा। तो आओ अब आप अगला आपका जो मेजर हेडिंग होगा वो आपका क्या है? ध्रुवण ना। इसे हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब आप ये वर्ड कभी सुने हो? पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन ध्रुवित होना। अब हाँ कुछ वही। अच्छा केमिस्ट्री में पोलराइजेशन सुने हो? देखो आप लोग चुनाव में ये वर्ड सुने होंगे थोड़ा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी मतलब कोई एक माहौल आपका बना है, वहां पर कोई एक नेता आया, कुछ अपना लुभावना दिया, तो वो होता है ना कि वो आए चुनाव में प्रचार करने और सभी वोट क्या हो गया? पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब एक तरफ एक जैसा हो जाएगा, एक ही तरफ पूरा वोट जाना। ये तो होता है ना, वहां पर बोला जाता है वोट आपका वहां पर जो वोट है वो पोलराइज हो गया। तो कुछ वैसा ही यहां पर भी मतलब है पोलराइज होने का। कैसे? सबसे पहले थोड़ा सा इसके बेसिक से हम जाके स्टार्ट करते हैं। हाइगेंस ने प्रकाश को कैसा माना है? क्योंकि तरंग 2 प्रकार, हाँ तरंग माना ये तो सही है। तरंग 2 प्रकार का होता है, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो उन्होंने कौन सा तरंग माना? यांत्रिक तरंग माना। हाइगेंस ने प्रकाश को कैसा तरंग माना था? यांत्रिक तरंग। लेकिन आज के डेट में यह माना जाता है कि मतलब बाद में धीरे धीरे चलते चलते फिर ये यांत्रिक तरंग नहीं रह गया, या यांत्रिक तरंग से सभी घटनाएं नहीं प्रूफ हो रही थी, क्योंकि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इन्होंने उसे जस्टिफाई करने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना कर लिया था। जबकि बाद में फिर पता चला कि ऐसा है नहीं, ये ईथर का कॉन्सेप्ट था वो फेल कर गया, हर जगह ईथर व्याप्त तो नहीं है। तो फिर प्रकाश को क्या माना गया? वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। और यांत्रिक तरंग में भी इन्होंने कौन सा तरंग माना? क्योंकि यांत्रिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। इन्होंने क्या माना था? अनुदैर्ध्य माना था, लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था। लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंग एक ही प्रकार की होती है और वो क्या होती है? अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। कैसा वेव? ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर आपको पता ही होगा। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि जैसे अगर तरंग इस दिशा में चला है तो माध्यम के कण क्या करते हैं? तरंग संचरण की दिशा में इधर उधर कंपन करते हैं। यानी जैसे ये कोई कण है तो इधर जाएगा फिर इधर आएगा। यहाँ जो माध्यम के इस तरंग के रास्ते पे जितने भी कण पड़ेंगे वो कण उसी तरंग की दिशा में इधर उधर
इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं वह तरंग संचरण के दिशा में ही, तरंग संचरण यही मान लो यही दिशा में तरंग चल रहा है तो तरंग संचरण के दिशा में ही इधर उधर कंपन करते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, अगर तरंग इस दिशा में चल रहा है तो जो माध्यम के कण होंगे वह उसके लंबवत, तरंग इस दिशा में चला है ना, तो तरंग के लंबवत ऊपर नीचे क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और आपको पता होगा इस प्रकार का तरंग आपका, ये तरंग आपने ऐसा देखा है कि नहीं देखा है, तो ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। और इसका कोई एग्जांपल आपका जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है, ये कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ, क्योंकि उसमें इस तरीके से संपीड़न विरलन होता है, यहां पर श्रृंग और गर्त बनता है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ये तो हाइगेंस का बात था। अब प्रकाश को क्या माना जाता है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बात का मतलब क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है, इसे चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता। तो जब इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो यहाँ का जो यांत्रिक तरंग का अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होता है उसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की दिशा में इधर उधर या ऊपर नीचे यानी लंबवत गति करते हैं। लेकिन जब वैद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो जब वैद्युत चुंबकीय तरंग चलेगा, क्योंकि आपको पता है तरंग चलता है, जब कभी तरंग चलता है तो माध्यम के कण क्या करने लगते हैं, कंपन। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं, और जब माध्यम नहीं होगा तो कहां से कण होगा, तो फिर कौन कंपन करेगा। बात सही है कि नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब तरंग चलता है तो जब तरंग गति करता है, आगे चलता है किसी माध्यम में, तो जो माध्यम के कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपन ना। और अगर माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही कंपन कर रहे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हो, और अगर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं तो उसे आप अनुप्रस्थ तरंग बोलते हो। लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश आपका कैसा है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं, यानी ये ऐसे भी जगह चल सकता है जहां माध्यम नहीं है, यानी निर्वात में भी ये चल सकता है। तो जब निर्वात में चलेगा माध्यम ही नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा तो कोई कण नहीं होगा, तो फिर कौन कंपन करेगा तरंग की दिशा में आके, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ आ रहा है ना। यानी जब कोई आपका इस तरीके से, मान लो ये क्या है, तरंग है, कोई तरंग भी चाल से इस तरीके से गति कर रहा है, और कौन सा तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो जब कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग किसी निर्वात में, माध्यम में, कहीं भी आपका गति कर रहा है, ऐसा नहीं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो जहां माध्यम होगा यहाँ चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। माध्यम होगा तो भी ये चल सकता है, और नहीं माध्यम होगा तो भी चल सकता है, बस इतना बात है। तो मान लो कहीं ये वैद्युत चुंबकीय तरंग इस तरीके से चल रहा है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकृति कैसा होता है, अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ आप कब बोलते हो, जब कण तरंग संचरण के लंबवत कार्य करे। तो हम एक ऐसा जगह सोचते हैं यानी निर्वात, जहां कण ही नहीं है लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ होने के लिए किसी को तो लंबवत उसके गति करना होगा, तभी तो आप उसे अनुप्रस्थ बोलोगे। तो वहां पर कौन तरंग संचरण के लंबवत गति करता है, वैद्युत फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश। यानी जो वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश होता है, वह तरंग संचरण के लंबवत। बोलोगे दोनों इसी के लंबवत होंगे, कैसे, जैसे मान लो कि यह आपका एक तरंग इस तरीके से चल रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह इस तरीके से कंपन करेगा, बात समझ में आ रहा है। अरे देखो तरंग संचरण का दिशा ये हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से ऊपर नीचे लंबवत गति किया, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कैसे गति करेगा, क्योंकि आपको पता है, कोई एक पेन हमें दो, जरूरी नहीं कि तीन वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो सकते, नहीं हो सकते। देखो ये तीन रेखा एक दूसरे के लंबवत है, मान लो तरंग इस दिशा में चल रहा है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये ऊपर नीचे गति करेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसे ऐसे गति करेगा। तो देखो वैद्युत, ये क्या, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, तरंग चलने की दिशा है। हम इसे क्या मान रहे हैं, ये तरंग संचरण की दिशा है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय आपके तरंग संचरण की दिशा के ऊपर नीचे ऐसे लंबवत गति किया, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग संचरण के लंबवत गति करेगा। देखो ऐसे ऐसे गति करेगा तो लंबवत होता, ऐसे ऐसे अपना तरंग आगे बढ़ता रहेगा, ये ऐसे ऐसे गति करता और ये ऐसे ऐसे गति करता, वो आगे चलता रहेगा। इस तरीके से आपका ये पूरा आगे चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जिसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह दोनों क्षेत्र
तरंग के गति करने के तरंग संचरण दिशा के लंबवत, दोनों इसके लंबवत होता है। और ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। देखो एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, तो इस डायरेक्शन में आपका तरंग चलेगा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, तरंग चलने की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, वैद्युत क्षेत्र के कंपन करने की दिशा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन करने की दिशा। तो हुआ ना संचरण की दिशा के लंबवत, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। तो प्रकाश आपका इस तरीके का वास्तव में तरंग है। आज के डेट में जो प्रकाश को माना जाता है, इस प्रकार का तरंग माना जाता है कि प्रकाश तो गति करेगी, प्रकाश तरंग है तो तरंग तो इस डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन जो प्रकाश तरंग होगा उसका दो घटक होगा, उसमें कण नहीं गति करेगा, माध्यम में आने वाला कण नहीं गति करता है। उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करता है। ये इस तरीके से लंबवत गति करता है और ये इस तरीके से लंबवत गति करता हुआ आपका आगे बढ़ जाता है। बात समझ आ रहा है ना। फाइनली अभी तक आपने क्या देखा कि प्रकाश किस प्रकृति का है, प्रकाश कैसा है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकृति का होता है, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसे बोलते हो, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ऐसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर ये तरंग संचरण है तो जो माध्यम के कण होंगे इस तरंग के लंबवत, अरे देखो इसके लंबवत ऐसे ऊपर नीचे गति करेगा तो यानी लंबवत ही गति किया कि नहीं गति किया। तो इस प्रकार का जो तरंग होता है ऐसे तरंग को आप क्या बोलते हो, अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन वैद्युत प्रकाश है क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंग। जो प्रकाश है वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और वैद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे तरंग को कहते हैं जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, यानी जहां माध्यम नहीं होगा वहां भी चल सकेगा, यानी निर्वात में भी चल सकेगा। तो निर्वात में तो कोई कण होगा नहीं, तो फिर कौन माध्यम के या तरंग संचरण के लंबवत गति करेगा, क्योंकि आपने बोला क्या, अनुप्रस्थ मतलब तरंग संचरण के लंबवत गति करेगा, कौन, कण। लेकिन जब वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में चल सकेगा, निर्वात में कोई कण होगा नहीं, तब कौन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करेगा। तो प्रकाश में दो चीज होता है, एक वैद्युत क्षेत्र सदिश और एक चुंबकीय क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश। तो ये दोनों तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं। यानी अगर तरंग आपका एक्स एक्सिस में चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र सदिश वाई एक्सिस में चलेगा और जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश होगा वो जेड एक्सिस में चलेगा। इस बात का मतलब अभी आपको बताया कि जैसे ध्यान से देखो यही तीन एक्सिस एक नहीं है, मान लो एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, आपका ये जेड एक्सिस हुआ। अगर तरंग ऐसे गति किया तो जो वैद्युत क्षेत्र सदिश ये किसकी दिशा है, एक तरंग संचरण की दिशा है। तरंग इस तरीके से गति कर रहा है, प्रकाश एक तरंग है ना, तो तरंग इस दिशा में चला, तो अगर तरंग इस दिशा में चला तो जो वैद्युत क्षेत्र सदिश होगा तरंग संचरण के लंबवत इस तरीके से गति करेगा, लंबोत्तल। इसके लंबोत्तल यानी ये इसका लंबोत्तल एक नहीं है, अरे बोलो, तरंग संचरण का लंबोत्तल ये है। अब ध्यान से देखना, अभी हम चुंबकीय क्षेत्र सदिश को खत्म करेंगे, केवल वैद्युत क्षेत्र सदिश लेके चलेंगे, तब हम वहां पर केवल एक तल का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, तो इसके लंबोत्तल ये हुआ कि नहीं हुआ, अरे जो मेरा पूरा हाथ है तो ये एक तल है कि नहीं है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र सदिश होगा इसके लंबोत्तल में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे तरंग आगे बढ़ता रहेगा और वैद्युत क्षेत्र सदिश ऐसे आगे गति करता हुआ आगे चला जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश है वो भी इसके लंबवत गति कर, इसके लंबवत गति करने का मतलब इस तरीके से। बात समझ आ रहा है ना। तो हो गया, ये भी इसके लंबवत होता है, ये भी इसके लंबवत होता है। यानी वैद्युत जो प्रकाश है ये एक ऐसा प्रकाश कैसा तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और वैद्युत चुंबकीय तरंग में यानी जो प्रकाश संचरण की दिशा होगी, जो तरंग के गति करने की दिशा होगी, उसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करेगा और उसी तरंग संचरण के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र सदिश गति करेगा। और ये दोनों भी देखो आपस में लंबवत है कि नहीं है, ये इस तरीके से गति कर रहा है और ये इस तरीके से गति कर रहा है। देखो यही तो है, ये वैद्युत क्षेत्र सदिश है, ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, ये भी आपस में लंबवत है। तो वैद्युत क्षेत्र सदिश में याद रखना, सॉरी वैद्युत चुंबकीय तरंग में याद रखना, प्रकाश कैसे किस प्रकृति का है, कैसा तरंग है, यांत्रिक तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब तरंग संचरण की लंबवत गति होगा, लेकिन यहाँ पर कण का नहीं, वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश। किसका, वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश का। अब हम लोग जब प्रकाश का बात करेंगे और प्रकाश के संचरण का बात करेंगे और प्रकाश के ध्रुवण का जब बात करेंगे, विशेषतः प्रकाश के जब ध्रुवण का बात करेंगे, तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र सदिश का बात नहीं करेंगे। जहां वैद्युत क्षेत्र सदिश आएगा उसे हम लोग केवल अधिकांशतः प्रकाश सदिश बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रकाश सदिश। क्यों भाई, प्रकाश तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बना हुआ है ना, तो हम
केवल वैद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे जैसे वास्तव में आप प्रकाश का डिफिनेशन क्या पढ़ते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, तो उसी की वजह से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश में दो क्षेत्र सदिश है, एक वैद्युत क्षेत्र सदिश और एक, तो जब प्रकाश आपके आंख पे आके पड़ता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश होता है वो आपको वस्तु को दिखलाने में मदद नहीं करता है, वो आपके आंख पे सेंसेशन क्रिएट नहीं करता है, संवेदना। आप किसी वस्तु को देखते हो तो वह किसके वजह से? वैद्युत क्षेत्र सदिश की वजह से। तो इसीलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र सदिश को क्या बोल देंगे? प्रकाश सदिश। क्योंकि हम जो वस्तु को देखते हैं, हमारी आंख को जो संवेदित करता है वह चुंबकीय क्षेत्र सदिश नहीं, वैद्युत क्षेत्र सदिश करता है। बात समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, तो अब हम लोग ध्रुवण का बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश का बात ना करते हुए केवल किसका बात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र सदिश। ऐसा नहीं कि प्रकाश में चुंबकीय क्षेत्र सदिश है ही नहीं, इसका काम कुछ दूसरा होगा, हमें नहीं पढ़ना है इसका क्या काम है, हमें क्या कौन सा लेके चलना है? वैद्युत क्षेत्र सदिश। यानी केवल अब ये जेड एक्सिस भूल जाओ, अब किसका बात करो? वाई एक्सिस का। अब ध्यान से सुनना, अब आप लोग केवल ये मत समझना कि अगर ये प्रकाश इस तरीके से गति किया तो जो चुंबकीय का भूल जाना, चुंबकीय का बात करना, जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है, वैद्युत क्षेत्र सदिश केवल इस तरीके से गति करता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वैद्युत क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल है। अब इस तल में कोई हमें एक कागज का फ्लेम दो, खाली नहीं, एक कड़ा पेज नहीं है किसी के पास? वैसे जो प्रैक्टिकल का फाइल है उसका पेज टाइप, हाँ कड़ा पेज दो। ये कड़ा पेज है, वाह, फाइल वाला पेज नहीं है, फाइल वाला पेज दो में। प्रैक्टिकल फाइल नहीं लाई हो? एक पेज दो, कोई दिक्कत नहीं, एक पेज उसपे गोज काज देंगे हम अच्छे से, एक पेज चाहिए हमें। सुनो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से इधर देखो, सुनो इधर सुनो। तो अगर मान लो प्रकाश आपका इस तरीके से चल रहा है तो जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है वो इसके लंबवत इस तरीके से गति करेगा, यानी इस तल में गति करेगा कि नहीं करेगा? तो बोलो, ये किसका दिशा है? ये किसका दिशा है? तरंग संचरण का दिशा है। तो जो प्रकाश सदिश होगा इसके लंबवत गति करेगा, लंबवत यानी इसी तल में। अरे बोलो, जैसे ये प्रकाश है, अब अगर ये क्या है, प्रकाश इसी दिशा में गति कर रहा है और ये एक तल है, तो जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है इसी के लंबवत ऐसे ऐसे गति करेगा। तो केवल लंबवत ऐसे ही नहीं गति करेगा, अब ध्यान सुनना, ये प्रकाश आपका इस तरीके से भी गति करेगा, प्रकाश आपका ऐसे 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 भी, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है उसका जो कंपन है वो इस तरीके से, यानी इसके लंबवत तल में सभी डायरेक्शन होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो जो वैद्युत क्षेत्र सदिश होगा वो प्रकाश संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में ऐसे 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 सभी डायरेक्शन में गति करेगा। और इस तरीके का जो प्रकाश होता है, इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश? अध्रुवित प्रकाश। यानी ध्रुवित होने का मतलब आपको पता है कि ध्रुवित, जैसे चुनाव में बात आता है ना कि वोट आपका पोलराइज हो गया, पोलराइज होने का मतलब एक ही तरफ सभी वोट चला गया। फिर नॉन पोलराइज या अनपोलराइज का मतलब क्या है कि जो वोट ध्रुवित ना होके अध्रुवित रहे। अध्रुवित होने का मतलब कुछ इधर रहे, कुछ इधर रहे, कुछ इधर रहे, तो यही तो है अध्रुवित। ये आप जो समझ रहे हो, इसमें प्रकाश संचरण का कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे कंपन है, कुछ ऐसे कंपन है, लेकिन ये प्रकाश संचरण के लंबवत ही तल में। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो इस प्रकार के प्रकाश को हम क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश। अब मान लो कि कोई जैसे ये प्रकाश है, ध्यान समझना, अब जब अध्रुवित प्रकाश को बनाएंगे, पहली बार है तो समझने के लिए मैं ऐसे बना दे रहे हैं, ये प्रकाश है, बताओ ये कैसा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है कि अध्रुवित प्रकाश है? ये किसको दर्शाया हमने? वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन को दर्शाया। यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश ऐसे भी कंपन करेगा, ऐसे भी कंपन करेगा, ऐसे, यानी सम्मित रूप से सभी दिशाओं में कंपन करेगा। वैद्युत संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में वैद्युत
प्रकाश संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में अगर प्रकाश का वैद्युत क्षेत्र सदिश सममित रूप से सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है, इस प्रकार के प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तल में सममित रूप से प्रकाश का वैद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करता है। बस समझ में आ रहा है? लेकिन एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं पोलराइड। क्या कहते हैं? पोलराइड। ये आपका जैसे एक निकाल प्रिज्म होता है उससे बना होता है, या तो आपका टूरमैलिन क्रिस्टल से बना होता है। ये क्या होता है? वास्तव में एक प्रकार का पॉलीमर मॉलिक्यूल से बना होता है। इसमें अणुओं का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे सभी अणु इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि अणुओं के बीच में एक एक्सिस बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पास एक्सिस। पास एक्सिस का मतलब अब जब ये प्रकाश आके, जैसे मान लो यही प्रकाश है, ये प्रकाश आके ये मान लो आपका इस तरीके से टूरमैलिन का क्रिस्टल या पोलराइड रखा है, तो जब प्रकाश आके इस पे पड़ेगा तो जो इसका पास एक्सिस होगा, इस पास एक्सिस जैसे ये सीधा वाला तो इससे गुजर जाएगा, और जो इधर वाला था आके ऐसे पड़ा इस पे, और जो इधर वाला था आके पड़ा इस पे ऐसे, इस दोनों को क्या करेगा? ये रोक लेगा, और जो सीधा वाला इस पे आके पड़ा था उसे ये क्या करेगा? केवल गुजरने देगा। बात समझ आ रहा है ना? तो जब प्रकाश आके इस पदार्थ पर, इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइड। क्या कहते हैं? पोलराइड। तो जब पोलराइड में प्रकाश आके पड़ता है, और कैसा प्रकाश? ध्रुवित प्रकाश। क्या ध्रुवित प्रकाश? अध्रुवित प्रकाश। तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर आके पड़ता है तो यह पोलराइड क्या करता है? केवल उसी कंपन वाले को, उसी दिशा वाले कंपन को अपने अंदर से पास करने देता है जिधर उसका पास एक्सिस होता है। अगर इसका पास एक्सिस ऐसे है तो केवल ऐसे सीधी वाले को आगे जाने देगा, बाकी सभी वाले को वहीं पर रोक लेगा। अब बताओ, अब इधर जो प्रकाश निकला यह कैसा प्रकाश है? इसमें केवल जो प्रकाश का कंपन है वो केवल एक ही दिशा में, एक नहीं है। इधर क्या था? प्रकाश सममित रूप से, जो प्रकाश का वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन था वो सभी दिशाओं में सममित रूप से था, लेकिन यहाँ पर सभी दिशाओं में सममित रूप से ना होके एक किसी विशेष दिशा में केवल है। इस प्रकार के प्रकाश को क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश। इधर कैसा प्रकाश था? अध्रुवित प्रकाश। इधर कैसा प्रकाश है? तो ये जो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश हो गया, यहाँ ये क्या किया? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या है? कि जब कोई प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म क्रिस्टल, या सीधे बोल दो पोलराइड, क्योंकि पोलराइड आपका कई प्रकार से बन सकता है, कई प्रकार के क्रिस्टल से बन सकता है। तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से होकर गुजरता है तो वह प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। प्रकाश किरण की इसी घटना को, यानी अध्रुवित से ध्रुवित हो जाने की जो घटना है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। तो अध्रुवित प्रकाश समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इनको अध्रुवित प्रकाश की परिभाषा लिखना है और ध्रुवित प्रकाश का भी परिभाषा लिखना है। अध्रुवित प्रकाश की परिभाषा में क्या लिखोगे? अध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश है जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत सममित रूप से सभी दिशाओं में होता है। और ध्रुवित प्रकाश क्या है? जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन। किसका कंपन बनाई? हम तीर तीर क्या बना रहे हैं? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये हम केवल कंपन बनाए, यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश है ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ये कंपन कर रहा है किस? कौन? वैद्युत क्षेत्र सदिश। तो ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश है जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से न होके एक विशेष दिशा में केवल होता है। इस प्रकार के प्रकाश को क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में ना? इसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन प्रकाश के संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होता है, लेकिन इसमें इसके लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये जो प्रकाश है इस प्रकाश के लंबवत, ये क्योंकि भी हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र सदिश इसके लंबवत सभी दिशा, इसके लंबवत ही गति करेगा। आप बोलोगे ये तो लंबवत है, लेकिन ये जो कंपन है ये तो इसके लंबवत, ये तो कुछ एंगल बना रहा है। ध्यान से देख, है कि नहीं बात? अरे ये क्या है? तरंग संचरण का दिशा, यानी प्रकाश इस दिशा में चल रहा है। ये तो हमने कंपन बनाया ना, तो कंपन के लंबवत, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश इसके, ये भी प्रकाश संचरण के लंबवत होता है, ये भी प्रकाश संचरण के लंबवत होता है। और अभी हम बोल रहे हैं जो फिगर बना है इस हिसाब से लंबवत तो केवल ये है, ये तो कुछ एंगल में है, ये भी कुछ एंगल में है। देखो ये 3D फिगर है। वास्तव में क्या है? अब ध्यान से देखना, केवल यही लंबवत नहीं है, आप ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है। ध्यान से, जो सीधा वाला है ये वाला है। इस देखो दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बना, अगर ये ऐसे टेढ़ा हो जाए तब क्या लंबवत नहीं है? अभी देखो दोनों बीच में 90 अंश बन रहा है, ये और टेढ़ा हो जाए क्या लंबवत नहीं है? अभी भी ये लंबवत नहीं है, ये लंबवत नहीं है। तो सभी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन अब हम इसको ऐसे वाले को कैसे बनाएंगे?
ऐसे वाले को कैसे बनाएंगे, ऐसे वाले को कैसे, तो एक वाला जो ये वाला ये इस तरीके से है, बाकी जो ये वाला है उसको हम इस तरीके से दिखा दिए, जो इधर वाला है उसको हम इस तरीके से दिखा दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पर अब ध्यान से देखना, दो चीज है, एक तो जो ये वाला ये कागज के तल में ही है, बोलो ये वाला किस तल में है, कागज के तल में है, ये वाला कागज तल में नहीं हुआ, ये वाला कागज तल में नहीं हुआ, हम केवल दो को अब दर्शाएंगे, क्योंकि होना तो एक ही है, दो ये तीन ये हल्का हल्का घुमाते जाओगे करोड़ों अब बना सकते हो, लेकिन अब हम केवल दो को लेके चलेंगे, एक सीधा जो कागज के तल में आ जाएगा और एक ये वाला जो कागज तल के लंबवत होगा। यानी अब अध्रुवित प्रकाश में बनाना होगा तो हम एक ये बनाएंगे और ये लंबवत वाले को हम केवल डॉट से दर्शा देंगे ऐसे। तो जब ऐसे आ गया यानी कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित की अध्रुवित, अध्रुवित। इसमें एक तल ये हुआ कंपन का और एक तल इसके अंदर हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, वास्तव में इसी प्रकार है, ये वाला जो ये वाला ये लंबवत हो गया और ये वाला लंबवत हो गया। क्या ये प्रकाश संचरण के लंबवत है कि नहीं है? चाहे ये वाला देखो, ये वाला भी प्रकाश संचरण के लंबवत है, ये वाला भी प्रकाश संचरण के लंबवत है, बोलो ध्यान से देखो, ये प्रकाश का संचरण हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यही तो है तीन। तो इसका मतलब जब हम इस प्रकार का बात करेंगे तो आप समझते रहना, थोड़ा यहाँ पर आप सोचना, क्योंकि 3D का चीज है, अब सब कुछ आप पर प्लेन में बनाना संभव, इसीलिए हम कम से कम बनाएंगे, कम से कम केवल दो प्रकाश किरण बनाएंगे, ये प्रकाश किरण नहीं सॉरी, वैद्युत क्षेत्र सदिश का जो कंपन है उसको केवल दो बनाएंगे। एक ऐसा कंपन जो प्लेन पे आ जाए यानी आपके कागज के तल पर आ जाए, और एक जो कागज के तल के लंबवत हो, ये वाला भी इसके लंबवत रहेगा, ये वाला भी प्रकाश संचरण के लंबवत रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलो आप पहले हेडिंग डालो, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई अध्रुवित प्रकाश, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड, और आप कोष्ठक में लिख लेना निकोल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है, तो वह प्रकाश क्या हो जाता है, तो वह प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। और प्रकाश किरण की इसी घटना को क्या बोलते हैं, यस, प्रकाश किरण की इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ये फिगर बनाओ, ये क्या है, कोई एक प्रकाश है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है उसका संचरण सभी दिशाओं में सममित रूप से हो रहा है। अब जब यह प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पे या निकोल प्रिज्म पे, यानी बोले तो पोलराइड पे आके गिरेगा, तो पोलराइड पे क्या होता है, एक आपका उसका पास एक्सिस होता है, उस एक्सिस के एलांग जो होगा, उस एक्सिस के दिशा से जो होगा वो तो पास करके निकल जाएगा। यानी अब यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा निकलेगा, केवल ये सीधा वाला निकलेगा, बोलो, बाकी और दिशा वाला जो इधर वाला रहेगा, जो इधर वाला रहेगा वो सब, अब इधर और इधर वाले का मतलब, और बाकी जो एंगल में रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक होके रुक जाएंगे। तो आप ये बना लो, यहां पर ये कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। ये कैसा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। इसको क्या कहते हैं, आपका क्या है, पोलराइड। क्या है, पोलराइड। और यही जो घटना हो, ये घटना क्या है, प्रकाश का ध्रुवण। आप हेडिंग डालो, अध्रुवित प्रकाश, हेडिंग डालो अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश ऐसा मत बोलना जो प्रकाश ध्रुवित ना हो अध्रुवित प्रकाश कहलाता है ना, पहले बताना अध्रुवित में क्या होता है। अध्रुवित में क्या होता है, जो यहां पर आप ही बना, हाँ
प्रकाश है कि आपका अध्रुवित चुंबकीय? ये अध्रुवित प्रकाश ही है, इसे अध्रुवित वैद्युत क्षेत्र सदिश नहीं बोलोगे। इस कोई प्रकाश ध्रुवित हो गया, कोई प्रकाश अध्रुवित होगा। कोई प्रकाश ध्रुवित कब होगा? जब उसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन केवल एक दिशा में होंगे। और कोई प्रकाश अध्रुवित प्रकाश तब होगा जब उसमें वैद्युत क्षेत्र के कंपन सभी दिशाओं में, प्रकाश संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में समित रूप से होंगे। तो संचरण तो कंपन, तो जब प्रकाश चलता है तो कंपन कण करता है, चलता प्रकाश है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही चलेगा प्रकाश ही होगा, इसको बोलोगे प्रकाश ही। कंपन लंबवत कौन करेगा? वैद्युत क्षेत्र सदिश या चुंबकीय क्षेत्र। फिलहाल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का बात ही नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रकाश ही है, ये अध्रुवित वैद्युत क्षेत्र सदिश नहीं है। ये अध्रुवित मतलब ये केवल वैद्युत क्षेत्र सदिश है, ये वैद्युत क्षेत्र सदिश को बनाएंगे। लेकिन जो प्रकाश हुआ, इस प्रकाश को क्या बोलेंगे? अध्रुवित प्रकाश। तो आप लिखो पहले अध्रुवित प्रकाश में कि अध्रुवित प्रकाश, या सीधा ऐसे लिखो ना, ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत, प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है, ठीक है। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश का जो कंपन होता है, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होता है। और ध्रुवित प्रकाश, फिर हेडिंग डालना इसी के नीचे, फिगर दोनों का हम एक ही बार में बनवा देंगे। अब हेडिंग डालो ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश, सेम वैसे ही डिफिनीशन देख के बना दो। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत, प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से न होकर किसी एक दिशा में होता है, या केवल एक दिशा में, इसलिए ना होकर केवल एक दिशा में होता है, क्या कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो हम ये क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखना। अब यहां पर हम लोग अध्रुवित प्रकाश को सिर्फ ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? अध्रुवित प्रकाश है। यहां पर लिख लेना सामने, अध्रुवित प्रकाश। ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो क्या बता रहा है? ये तरंग संचरण की दिशा, यानी तरंग इस दिशा में आगे बढ़, ठीक है। और ये कैसा प्रकाश है? ये सिर्फ या तो ऐसा बना दे, या तो सिर्फ आपको ऐसा बना। इस बात का मतलब क्या है? जब पोलराइड से निकला तो केवल इस डायरेक्शन वाला निकला, या तो अरे ऐसा भी पोलराइड बना सकते हो कि इस वाले को रोक ले, इस वाले को अपने अंदर से पास कर दे, बस। जैसे अगर पोलराइड ऐसे इस तरीके समझ लो, अगर इस मान लो पोलराइड है, उसका पास एक्सिस ऐसे है, तो जो सीधा वाला रहेगा वो निकल जाएगा, और जो इस तरीके से रहेगा वो तो ब्रेक हो जाएगा। अगर हम पोलराइड को ऐसे कर देता, अब जो ऐसे सीधा जाएगा वो रुक जाएगा, जो ऐसे रहेगा वो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो जब पास एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक बार हम ये बनाए और एक बार आपका ये आपका एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका दूसरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी केवल एक ही दिशा वाला प्रकाश है, इसमें भी केवल एक ही दिशा वाला प्रकाश है। ये लंबवत, ये कागज तल पे
है और ये कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो ये दोनों आपका कैसा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि जब मतलब अध्रुवित प्रकाश कैसा होता है और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश कब मिलता है? जब किसी अध्रुवित प्रकाश के सामने आपने कोई पोलराइड रखा तो आपको कैसा प्रकाश मिला? ध्रुवित प्रकाश मिला। और इस ध्रुवित प्रकाश को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने जो ध्रुवित प्रकाश देखा यही तो आपका ध्रुवित प्रकाश है। आपने भी यही देखा ना, ये आपका ध्रुवित प्रकाश है। तो ध्रुवित प्रकाश एक समतल में होता है, एक तल में होता है, इसलिए हम इसे कभी कभी क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। बात समझ में आ रहा है ना? अब आप हेडिंग डालो समतल ध्रुवित प्रकाश का, समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल तथा ध्रुवण तल, कंपन तल तथा ध्रुवण तल। समझो, जैसे मान लो यह कोई एक प्रकाश है, यह क्या है? कोई एक प्रकाश है। इधर आपका क्या था? अध्रुवित प्रकाश था। कैसा प्रकाश था? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को हम लोग इस तरीके से भी दर्शाए थे, पहले इधर सुन लो। अब इसके सामने आपने क्या रखा? एक पोलराइड रखा। ये पोलराइड का क्या है? पास एक्सिस है ना। अब जो इधर से ध्रुवित प्रकाश मिलेगा आपको कुछ इसी तरीके से ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, बोलो। तो एक ऐसा तल जो कंपन तल है, पहले कंपन तल के बारे में बात करें तो कंपन तल एक ऐसा तल है जिसमें ये जो वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन है ये भी आ जाए और साथ साथ इसमें प्रकाश संचरण की दिशा भी आ जाए। यानी कंपन तल एक ऐसा तल है जिसमें प्रकाश वैद्युत प्रकाश सदिश भी बोल सकते हो। आपको बताए थे कि जो प्रकाश सदिश होता है, प्रकाश होता है वो दो चीज से मिलकर बना है, उसमें दो पार्ट है, एक आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश है, एक आपका चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। तो हमारे आंखों पे जो सेंसेशन क्रिएट करता है कौन करता है? वैद्युत क्षेत्र सदिश। इसलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र सदिश कंपन बोल के प्रकाश सदिश भी बोल सकते हैं। तो कंपन तल एक ऐसा तल है जिसमें प्रकाश सदिश अर्थात वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन भी आ जाए और साथ में प्रकाश संचरण की दिशा भी आ जाए। इस प्रकार के तल को हम क्या बोलेंगे? कंपन तल। यानी कुछ इस तरीके का जो ये तल होगा ये आपका क्या हुआ? मान लो यहीं तक बनाते हैं, ये आपका क्या है? कंपन तल है। तो ध्यान से देखो, इस तल में ये भी आ गया और साथ साथ ये जो प्रकाश संचरण है ये भी आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? अर्थात वो पेज इधर देखो, जैसे अगर आपने इस तरीके से पोलराइड रखा और इधर से अध्रुवित प्रकाश आ रहा है तो इधर से ध्रुवित प्रकाश निकलेगा, तो यहां पर जो ध्रुवित प्रकाश मिलेगा इस तरीके से कंपन करेगा। यानी अगर आप इस तरीके से तल रख दो, ये कहां है? इधर आपने एक पोलराइड रखा है इस तरीके से। पोलराइड आप कैसे रखे हो? ऐसे समझ लो। बात समझ आ रहा है ना? इस तरीके से आपने पोलराइड रखा है और उसका पास एक्सिस देखो, अंगुलियों के बीच में जो गैप है मान लो, समझ लो इसका पास एक्सिस है। जब इस पे प्रकाश आके पड़ेगा इधर से प्रकाश निकलेगा, बोलो। और जब इधर से प्रकाश निकला तो प्रकाश संचरण इसी तरीके से होगा। यानी अगर हम ये तल रख दें तो जो प्रकाश होगा इसी तल पे ऐसे ऐसे कंपन करेगा और साथ में प्रकाश इसी डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये जो तल हुआ इस तल में क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रकाश सदिश का भी कंपन तल बोल सकते हो या वैद्युत सदिश यानी आपका जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है उसका भी कंपन तल इसी पे आ गया और साथ साथ में इसमें प्रकाश संचरण का भी दिशा आ गया। इस प्रकार के तल को हम क्या बोलेंगे? कंपन तल। क्या बोलेंगे? तो कंपन तल में कौन कौन आना चाहिए? दो चीज, एक वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन भी आ जाए और साथ साथ में प्रकाश संचरण की दिशा भी आ जाए। इस प्रकार के तल को हम क्या बोलेंगे? कंपन तल। और ध्रुवण तल क्या होता है? ये जो आपको कंपन तल मिला है इस तल के लंबवत, जैसे मान लो कि ये कंपन तल मिला, इसके लंबवत ये तल हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके लंबवत बहुत सारा तल बना सकते हो लेकिन इसके लंबवत हमें एक ऐसा तल चाहिए, यानी कंपन तल के लंबवत ऐसा तल जिसमें केवल प्रकाश संचरण की दिशा हो, उस तल को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण तल। अगर बोले तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो।
बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो वास्तव में क्या है, ये इस तल के लंबवत है, एक तल आपका ऐसा था और दूसरा तल आपका ऐसा है, लेकिन अब ये ऐसे तो बना नहीं सकते हो, तो अब देखो हम इस तरीके से बना दिए, लग रहा है ना ये वाला जो पहला तल था वो सीधा था और ये वाला जो हम ये तल बनाए ये तल आपका ऐसा। ठीक है, अगर इसे समझना हो तो इसे एक अलग मार्कर से बना देते हैं इस तरीके से, ये जो आपका तल दिख रहा है ये तल, ठीक है, ये आपका जो तल हुआ ये तल कौन सा तल हुआ, ध्रुवण तल। तो क्या दोनों तल समझ में आ रहा है ना। कंपन तल में, कंपन तल सिर्फ ऐसा तल आप बोलोगे जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन स्थित हो जाए और साथ में प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो जाए, ऐसे तल को आप कंपन तल बोलोगे। इस कंपन तल के लंबवत एक ऐसा तल जिसमें केवल प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो, ऐसे तल को आप ध्रुवण तल बोलोगे। तो आप लिखो ये डिफिनीशन, हेडिंग डालो कंपन तल, इसमें फिर से आप हेडिंग डालो कंपन तल। कंपन तल ऐसा तल है, या आप सीधा लिखो ऐसा तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन की दिशा, वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, यानी हम इसे बोल सकते हैं सीधा प्रकाश सदिश का कंपन, प्रकाश सदिश के कंपन स्थित हो समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल कहलाता है, या सीधा आप क्यों लिख लो कंपन तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता। ठीक, और दूसरा हेडिंग डालो आप ध्रुवण तल, और ज्यादा बेटर रहेगा जहां जहां आप कंपन तल या ध्रुवण तल लिख रहे हो वहां पर आप क्या लिखना, समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी हम लोग थोड़ा कंपन तल सीधा लिख दे रहे हैं, आप अच्छा रहेगा क्या लिखोगे, ऐसा तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन स्थित हो, उसे क्या बोलते हो, समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल कहलाता है। ठीक है, अभी के लिए आप कंपन तल लिख लो, लेकिन जब एग्जाम में लिखना होगा तो आप लिख देना इतना समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल कहलाता है। अब हेडिंग डालो ध्रुवण तल। ध्रुवण तल क्या होगा, कंपन तल के लंबवत, कंपन तल के लंबवत ऐसा तल जिसमें केवल प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो, प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो, ध्रुवण तल कहलाता है। किसका ध्रुवण तल, समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल कहलाता है। तो फिगर में ये आपका कैसा तल है, ये कंपन तल है, और जो रेड वाला बना है ये आपका कैसा तल है, ये आपका ध्रुवण तल है। ठीक है, तो आप ये फिगर बना लो, फिर इसके आगे हम लोग बात करें। अब ध्यान से देखो, अब सुनो, आप कैसे पहचानोगे कि कोई प्रकाश आपका ध्रुवित प्रकाश है या नहीं। सुनो इधर, आप कैसे पहचान करोगे कि आपको कोई प्रकाश दे दिया, रैंडम कोई आपको प्रकाश दिया, वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है या अध्रुवित प्रकाश है, आप कैसे पहचानोगे। क्या पोलराइड का उपयोग करके आप पहचान लोगे कि प्रकाश आपका ध्रुवित है कि नहीं है, बोलो नहीं, केवल एक पोलराइड का प्रयोग करके आप नहीं पहचान पाओगे कि प्रकाश आपका ध्रुवित है कि नहीं ध्रुवित है। कैसे, जैसे ध्यान से समझना, मान लो कि यह आपका हमने एक कोई प्रकाश है अध्रुवित प्रकाश, यह क्या है कोई अध्रुवित प्रकाश। अब इसके सामने हमने क्या रखा, एक पोलराइड रखा, इसके सामने हमने एक पोलराइड रखा,
जो इस पोलराइड का कुछ पास एक्सिस मान लो इस तरीके से हमने बनाया, तो जब आप इधर रखोगे तो इधर मतलब ये पोलराइड रखे तो इधर से कुछ प्रकाश निकला, ये कैसा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश। आपको कैसे पता चलेगा ये ध्रुवित प्रकाश है? इसके लिए हम लोग एक विश्लेषक यूज कर देते हैं। विश्लेषक वो भी है पोलराइड, ये भी पोलराइड है। अब आगे हम जो यूज करेंगे वो भी आपका क्या रहेगा? वो भी आपका पोलराइड ही रहेगा। इस पोलराइड को हम लोग बोलते हैं ध्रुवक। क्या बोलते हैं? और इस पोलराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्लेषक। क्या बोलते हैं? अब ध्यान सुनो, अगर इसको मान लो आपने ऐसे सीधे रखा है, इसका पास एक्सिस क्या है? अब एक बात कर ले, इससे पहले आप ये समझना, अगर ये जो आपने ध्रुवक रखा है, ध्रुवक क्या है? एक प्रकार का पोलराइड ही है, एक पोलराइड ही है, बस इसका नाम हमने ध्रुवक बोला है। अगर इधर से प्रकाश आ रहा है और आपने ध्रुवक रखा है, ये ध्रुवक का मान लो क्या है? पास एक्सिस है। अगर आप ध्रुवक से किसी अध्रुवित प्रकाश को, किसी प्रकाश को लाके ध्रुवक पे पड़ाए, अब इधर से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता अगर आधी हो गई, फिर आप थोड़ा घुमाए, फिर भी निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता आधी ही है, फिर और घुमाए, फिर भी निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता आधी है, और घुमाए। अगर आप ध्रुवक को रख के ध्रुवक को घुमा रहे हो और निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता बार बार आपको जितना आपतित प्रकाश की तीव्रता है उसकी आधी मिल रही है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? और आधा प्रकाश का तीव्रता क्यों मिलेगा? क्योंकि ध्यान सुनो, जो इस पे प्रकाश आके पड़ा है, कुछ प्रकाश, क्योंकि आपको जब पता है जब अध्रुवित प्रकाश आता है तो उसमें कंपन तल ये भी होता है, ऐसे भी कंपन होता है, ऐसे भी कंपन, सभी दिशा में समित रूप से कंपन होता है। तो जो इसके सामने पड़ेगा उसको तो ये पास करके बाहर निकलने देगा, लेकिन जो इस तरीके से रहेगा उसका ये वाला घटक पास होने देगा और उसका ये वाला जो लंबवत घटक होगा उसको ये रोक लेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? अरे देखो, मान लो एक प्रकाश आके इस पे ऐसे आपती, तो जो प्रकाश आया उसमें जो सदिश कंपन है उसका ए ऐसे है, तो इसका दो घटक होगा, एक इसका लंबवत घटक होगा और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। सॉरी, ये लंबवत और ये क्षैतिज। कोई वेक्टर पढ़ते हो? इस वेक्टर का दो घटक होता है। मान लो अगर ये थीटा एंगल पे आके आपतित हुआ है तो इसका जो, मान लो अगर ये ए है तो इसका एक घटक होगा, इसको आप बोलते हो ए cos थीटा, और इसका एक घटक होता है क्या बोलते हो? ए sin थीटा। यानी किसी चीज को दो घटक में वियोजित कर सकते हो नहीं कर सकते हो? एक क्षैतिज घटक हुआ और एक ऊर्ध्वाधर घटक हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि मान लो ये आपका क्या है? पोलराइड है, ये इसका क्या है? पास एक्सिस है। तो जब कोई प्रकाश आके, क्योंकि प्रकाश जब आके गिरा तो उसमें उसका कंपन तल, कंपन ऐसे भी होगा, कंपन ऐसे भी होगा, कंपन ऐसे भी होगा, सभी दिशा में समित रूप से कंपन होगा। तो जो कंपन का दिशा इसके ही दिशा में वो तो सीधा पास कर जाएगा। बाकी जो इस तरीके से होगा तो इस प्रकाश का दो घटक होगा, एक इसके तीव्रता का एक घटक ये मिलेगा और इसके तीव्रता का एक क्षैतिज घटक मिलेगा। तो जो इसके ये जो प्रकाश आके इस तरीके से गिरा है, इसके तीव्रता का जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये तो इससे पास करके निकल जाएगा, और जो इसका ये क्षैतिज घटक है ये इसको क्या करेगा? ब्रेक कर लेगा। कल आपने, अभी इसके पहले आपने देखा है कि जब कोई किसी पोलराइड पे प्रकाश आके गिरता है तो पास एक्सिस से होके जो प्रकाश आता है वो निकल जाता है, और इसके अलावा जो और बाकी इसके लंबवत होता है वो क्या होता है? ब्रेक होके रुक जाता है। तो इसलिए ये प्रकाश कैसा है? ये प्रकाश कैसा? ध्रुवित का ध्रुवित है, ध्रुवित है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? और इसका तीव्रता आधा, हम बोले कि अगर आप इसको घुमा दो फिर भी इसका तीव्रता हमेशा आधा रहेगा। ठीक है, ऐसे करने पे जो निकलेगा प्रकाश, ऐसे करने पे फिर क्या होगा? ये वाला नहीं निकल पाएगा, इसका इधर वाला घटक निकल पाएगा, और इसका जो क्षैतिज घटक, लंबवत घटक होगा वो रुक जाएगा। अब इधर वाला सीधा निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको घुमाते जाओगे तो जो इसके दिशा में घटक आएगा वो भी निकल जाएगा, और जो इसके डायरेक्ट दिशा में रहेगा वो भी निकल जाएगा। उसके अलावा जो इस पास एक्सिस के लंबवत घटक होगा वो क्या होगा? रुक जाएगा। तो जब आप ऐसे किए तो सीधा वाला ये निकला, साथ में सबका इसके दिशा वाला घटक निकला। जब आपने ऐसे किया, इसका ये वाला निकला और साथ में इसके दिशा में जो घटक है वो निकला। जब आपने इसे और घुमाया तो ये वाला निकल जाएगा, और जो इसका ये वाला घटक होगा वो निकल पाएगा, और जो इसका लंबवत होगा वो क्या होगा? रुक जाएगा। यानी आप इसको कैसे भी घुमा लो, लगभग इसके दिशा वाला पूरा तो हर बार निकलेगा, और साथ में इसके दिशा में जो घटक आएगा वो भी निकल जाएगा, और इसके लंबवत जो घटक रहेगा वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से हमेशा उतना ही प्रकाश निकलेगा बराबर बार बार, क्योंकि प्रकाश समित रूप से हर दिशा में फैला है कि नहीं फैला है। तो जब उसका आप घटक लोगे तो हर बार लगभग बराबर ही घटक निकलेगा। इस प्रकार से लगभग आधा घटक निकल जाएगा, और आधा घटक वहां पर जो लंबवत रहेगा वो क्या होगा? रुक जाएगा। बात समझ आ रहा है? अगर मान लो इस पे प्रकाश की तीव्रता आई है तो जो निकलेगा प्रकाश, इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? I0/2। लेकिन अब ये जो आपने पोलराइड यूज किया है, इससे जो निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता है, अगर इस तीव्रता को, या चलो हम इसको बोल देते हैं I, तो ये कितना आ जाएगा? I/2।
और I/2 को चलो कुछ टाइम के लिए हम I0 से दर्शा दे रहे हैं। किससे दर्शा दे रहे हैं? I0 से। I0 क्या है? जो I/2 है इसी को हमने I0 लिख दिया। अब ये जो विश्लेषक है इससे निकलने वाला प्रकाश का तीव्रता I0 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये थीटा क्या है ध्यान से देखना। जैसे अगर ये आपका एक ध्रुवण है, ये पोलराइड है, और ये आपका एक पोलराइड है, इसका पास एक्सिस ऐसे, इसका पास एक्सिस ऐसे, यहां पर प्रकाश था, इस पे प्रकाश आके गिरा। अब इससे जो प्रकाश निकला इसका तीव्रता कितना है? I0, मतलब जितना तीव्रता इस पे गिरा उसका आधा, यानी I/2। अब ये जो प्रकाश निकल के इस पे जाके गिरेगा तो इससे भी तो कुछ प्रकाश निकलेगा, उसका तीव्रता क्या है? इस पे जितना तीव्रता आके गिरा उसका आधा ही निकलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी तक इस पे जो प्रकाश आके गिरता था उसमें सभी दिशाओं में प्रकाश फैला था, तो लगभग आप कैसे भी घुमाओगे प्रकाश निकलेगा निकलेगा। ऐसे घुमाओगे तो लगभग सब ये निकल जाएगा, आधा निकल जाएगा, आधा रुक जाएगा। जो इस पास एक्सिस के लंबवत घटक होगा वो रुकेगा, और जो पास एक्सिस के पैरेलल घटक आएगा वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब इस पे जो प्रकाश आके गिरता था उसमें प्रकाश संचरण हर दिशा में, आप कैसे भी घुमा लो हमेशा एक जैसा ही आपको प्रकाश मिलेगा। लेकिन अब इससे जो प्रकाश निकला होगा क्या उसका डायरेक्शन केवल एक होगा? अगर आपने इसको ऐसे रखा था इससे निकलने वाला प्रकाश का डायरेक्शन केवल ऐसे ऐसे सीधा होगा, जबकि इस पे जो प्रकाश आके गिरा था उसका हर डायरेक्शन में आपको मिला था, और जब इससे निकल गया प्रकाश तो इसका डायरेक्शन केवल सीधा सीधा है। अगर मान लो इसको आपने ऐसे रखा था, इससे निकलने वाला प्रकाश का डायरेक्शन कुछ ऐसे ऐसे रहा होगा। तो फिलहाल हम समझने के लिए केवल अपना एक फिक्स करते हैं, इसका पास एक्सिस ऐसे था, इससे निकलने वाला प्रकाश ऐसे सीधा सीधा होगा, यानी अगर इसका पास एक्सिस ऐसे तो इससे निकलने वाला प्रकाश कुछ इस तरीके से सीधा सीधा होगा। अब हम एक और पोलराइड रख दे रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एक और पोलराइड रख रहे हैं। इस पोलराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्लेषक। अब अगर इसको घुमाएंगे तो हमेशा इस पे जितना आके गिरा उसका आधा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब जब ऐसे था तो देखो मैक्सिमम पूरा निकल जाएगा, क्योंकि इससे जो आया था वो सीधा वाला ही तो निकला था, तो इससे सीधा वाला इस पे पड़ेगा तो सीधा वाला लगभग पूरा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको घुमा दिया तब तो इस सीधा का केवल ये वाला घटक निकल पाएगा। अब इस डायरेक्शन में तो पूरा था ही नहीं, अगर इस डायरेक्शन में भी होता तो इससे भी निकलता, लेकिन अब की बार इस पे जो आके पड़ा है वो केवल सीधा सीधा पड़ा है, जबकि इस पे जो पड़ा था वो हर डायरेक्शन वाला इस पे आके आपतित हुआ था, लेकिन इस पे केवल सीधा सीधा वाला आपतित हुआ है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो केवल इसका ये वाला घटक निकल पाएगा। अगर इसको और टेढ़ा कर दिए तो इस जो सीधा सीधा इस पे आके आपतित हुआ था उसका ये वाला केवल घटक निकल पाएगा, यानी इसका काश थीटा वाला ही निकल पाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी तीव्रता क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। शुरुआत में जब ऐसे आपने रखा था पूरा का पूरा तीव्रता निकल जाएगा, यानी जितना था उतना पूरा निकल जाएगा। बोलो, लगभग पूरा तीव्रता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी उस केस में अधिकतम तीव्रता निकलेगा। और आपने घुमाया और हुआ कम, घुमाया और हुआ कम, और एकदम ऐसे बिल्कुल ऐसे कर दिया तब बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा तो सीधा सीधा था। और जो आपने ऐसे 90 कर दिया तो ये ध्रुवण क्या करता है? पोलराइड क्या करता है? लंबवत वाले को तो रोक देता है, और जो इसके पैरेलल आता है उसको निकलने देता है। तो सब घटक जब लंबवत था तो इसका इधर कोई घटक ही नहीं मिलेगा, तो जब घटक नहीं मिलेगा सबको रोक देगा, और इससे कितना निकलेगा? कितना तीव्रता वाला प्रकाश निकलेगा? 0। अब ध्यान सुनो, तो ध्रुवक और विश्लेषक का काम समझ में आ रहा है? ध्रुवक क्या करता है? जितना भी तीव्रता इस पे आके गिरेगा उसका आधा तीव्रता बाहर निकला। अगर कोई प्रकाश आके एक पोलराइड पे गिरा और उस पोलराइड को आप घुमाओ, और पोलराइड से जो निकलने वाला प्रकाश है एक होगा आपतित प्रकाश, एक होगा निर्गत प्रकाश। अगर आपतित प्रकाश का तीव्रता I है और आप इस पोलराइड को घुमा रहे हो प्रत्येक दशा में निर्गत प्रकाश का तीव्रता I/2 है, तो यानी वो प्रकाश अध्रुवित थी, तभी तो उसमें सभी डायरेक्शन मिल रहा था। लेकिन अब इसके सामने आप एक पोलराइड को इसको घुमाओ, अब इससे निकलने वाला प्रकाश का तीव्रता पहले मैक्सिमम हो, फिर धीरे 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 कम होते होते 0 हो जाए, यानी इस पे जो प्रकाश आके पड़ा है वो क्या है? ध्रुवित है। अरे ध्रुवित रहा होगा तभी तो यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर गए और कम मिला हो, यहाँ पर गए और कम मिला, जब बिल्कुल सीधा हो गया तो एकदम कम मिला, यानी ध्रुवित रहा होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा। अगर अध्रुवित रहता तो यहाँ पर भी हर डायरेक्शन मिलता, आप ऐसे करते फिर भी इसका आधा निकलता, इसको थोड़ा सा घुमाते फिर भी इसका आधा निकलता, और घुमाते फिर भी इसका आधा निकलता, और घुमाते फिर भी, क्योंकि जब अध्रुवित में क्या होता है? सभी दिशाओं में आपको प्रकाश मिलता है, और आपको आप इसे कैसे भी घुमा लो हमेशा इसका आधा प्रकाश आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है आप पोलराइड से बता सकते हो। कैसे? अगर पोलराइड को घुमाओ, निकलने वाला प्रकाश का तीव्रता जितना इस पे आके पड़ा है उसका आधा है, तो यानी वो प्रकाश कैसा रहा होगा? अध्रुवित। लेकिन अगर पोलराइड को जो प्रकाश है अगर ये ध्रुवित होगा तब इसके सामने अगर आप कोई पोलराइड रखोगे, इसको घुमाओगे, फिर इससे निकलने वाले प्रकाश का तीव्रता क्या होगा? पहले मैक्सिमम फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कोई प्रकाश अध्रुवित है या ध्रुवित है आप पोलराइड की सहायता से बता सकते हो। कैसे? पोलराइड को घुमाने पर अगर तीव्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा निर्गत तीव्रता I उस जितना
जितना आपतित तीव्रता है उसका आधा है, तो यानी वो प्रकाश अध्रुवित था। और अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता पहले मैक्सिमम फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, या जरूरी नहीं कि आप पहले ऐसे ही रखे, पहले ऐसे रखे आप ऐसे भी घुमा सकते थे, यानी घट बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है तीव्रता, तो वो प्रकाश कैसा प्रकाश रहा होगा? ध्रुवित प्रकाश रहा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर हमने ये जो बोला कि अगर इस पे आके गिरने वाला प्रकाश का तीव्रता आई है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की, ध्रुवक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता I/2 हो जाएगी। मान लो इस प्रकाश को हमने बोला I, तो अब इसके सामने एक विश्लेषक, अगर विश्लेषक रखे हो तो विश्लेषक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? I0 cos स्क्वायर थीटा। इसी को बोलते हैं मेलस का नियम। मेलस का नियम। यहां पर I0 क्या है? I0 क्या है? ध्रुव विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। अरे यही तो प्रकाश जाके इस पे गिरेगा, इसकी तीव्रता को आपने क्या बोला है? लेकिन ये थीटा क्या है? आपको बोले ना कि ये जो आपका विश्लेषक होगा इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बदलती रहेगी। बोलो, इससे निकलने वाली तीव्रता बदलती रहेगी। कैसे बदलेगा? थीटा पे निर्भर करेगा। थीटा क्या है? देखो, इसका ये पास एक्सिस है, इसका ये पास एक्सिस है। इसको आपने ध्रुवक बोला है, इसको आपने विश्लेषक बोला है। अगर ध्रुवक और विश्लेषक को ऐसे कर दिए तो इसके देखो पास एक्सिस के बीच में कुछ एंगल बनेगा। आपने इसको और घुमाया तो इसके बीच दोनों पास एक्सिस में एंगल बनेगा, और जब आपने इसको सीधा कर दिया तो इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो यही है थीटा। थीटा क्या है? ध्रुवक के पास एक्सिस और इसके पास एक्सिस के बीच कोण। बात समझ में आ रहा है ना? थीटा क्या है? ध्रुवक के पास एक्सिस, हम इस पास एक्सिस को ध्रुवक एक्सिस बोलते हैं, ध्रुवण अक्ष। इस जो हम पास एक्सिस बार बार बोल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ध्रुवण अक्ष। तो ध्रुवक की ध्रुवण अक्ष और विश्लेषक की ध्रुवण अक्ष के बीच जो कोण है उसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है? तो मेलस का नियम, तो आप हेडिंग डालो मेलस का नियम। मेलस का नियम, मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या बोलता है? इसके पहले आपने देखा कि ये आपका अद्वित प्रकाश है, इसके सामने आपने क्या रखा? एक ध्रुवक रखा। ध्रुवक से अगर मान लो इसकी तीव्रता आई है तो इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता I/2 होती है। अब मान लो इसके सामने आपने क्या रखा? एक विश्लेषक रखा है। तो जो विश्लेषक, अब इस I/2 को हम क्या बोल दे रहे हैं? I0। तो जब I0 की तीव्रता इस पे आके गिरेगी, तो अब इससे जो निकलने वाली प्रकाश होगी उसकी तीव्रता I किसके बराबर होगी? I0 cos स्क्वायर थीटा। जहां थीटा क्या है? इसके ध्रुवण दिशा, ध्रुवण दिशा मतलब इसका पास एक्सिस, पारित अक्ष। पास एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारित अक्ष, या इसको ध्रुवण दिशा बोलते हैं। ध्रुवण दिशा मतलब जिस डायरेक्शन से होकर प्रकाश निकल दे रहा है। तो इसके ध्रुवण दिशा और इसके ध्रुवण दिशा के बीच कोण, अभी दोनों पैरेलल है, इनके बीच कोण कितना हुआ? 0। अगर आप जब आप इसको घुमाओगे तो इसके बीच एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ये आपका क्या था? ध्रुवक था। ये आपका क्या है? विश्लेषक है। तो जब आप विश्लेषक को घुमाओगे, हम इसको थोड़ा पास लाते हैं। अभी देखो, जब ऐसे था दोनों के बीच एंगल कितना था? 0। लेकिन इसको आप फिक्स रखे हो और इसको आप क्या करे? घुमा रहे हो, तब इनके बीच कुछ एंगल बना। इसका पास एक्सिस टेढ़ा था और इसका पास एक्सिस सीधा है, तो दोनों के बीच कुछ एंगल बना। इसको और घुमाओगे तो इनके पास एक्सिस के बीच कुछ एंगल बनेगा। पास एक्सिस मतलब यही जो खांचा दिख रहा है ना, ये इसका क्या है? पास एक्सिस है। इसी को बोलते हैं पारित अक्ष, इसी को बोलते हैं ध्रुवण दिशा। क्या बोलते हैं? ध्रुवण दिशा। तो ये थीटा क्या है? इन दोनों को, यानी ध्रुवक के ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक के ध्रुवण दिशा के बीच कोण। तो लिखो क्या है, यही हमको लिखना है। यानी किसी ध्रुवक से होकर एक लाइन यहां पर थोड़ा सही करना। जब किसी ध्रुवक से, जब किसी ध्रुवक से होकर विश्लेषक पर प्रकाश आपतित होती है, प्रकाश आपतित होती है, तो विश्लेषक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है।
अनुपाती होती है, अर्थात I बराबर आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, जहां I क्या है, विश्लेषक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, आप लिख सकते हो जहां I क्या है, विश्लेषक से निकलने वाली या निर्गत, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और सीधा आप बोल सकते हो प्रकाश की तीव्रता। और आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, विश्लेषक पे आके गिरने वाली प्रकाश की तीव्रता। अरे आई नॉट क्या है, विश्लेषक पे जितना प्रकाश आके गिरा है उस प्रकाश की तीव्रता को आपने आई नॉट बोला है, और जो इससे निकला है प्रकाश उसकी तीव्रता को आप क्या बोले हो, आई। तो यानी आई नॉट क्या है, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, बोल सकते हैं ना ऐसा। यस बिल्कुल आप बोल सकते हो, ध्रुवक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, क्योंकि ध्रुवक से जितनी प्रकाश की तीव्रता निकलेगी वही तो तीव्रता जाके विश्लेषक पर पड़ेगी। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। तो विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता, और थीटा क्या है, इन दोनों के ध्रुवण दिशा के बीच कोण, यानी दोनों यानी विश्लेषक और ध्रुवक, इसको ध्रुवक बोलते हैं और इसको विश्लेषक बोलते हैं। तो विश्लेषक तथा ध्रुवण, ध्रुवक के ध्रुवण के बीच ध्रुवण कोण, विश्लेषक तथा ध्रुवक के बीच ध्रुवक के ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण, ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण। ध्रुवण दिशा का मतलब क्या है, पारित अक्ष, पास एक्सिस। ध्रुवण दिशा का मतलब पारित अक्ष होता है ना, आप कोष्ठक में लिखना है तो पारित अक्ष भी लिख सकते हो, वरना अगर आपको ध्रुवण दिशा समझ में आ रहा है तो बस आप उतना ही लिख। हो गया, चलो आओ हम प्रूफ करते हैं ये होता क्यों है इतना। वास्तव में क्या है कि जब जैसे मान लो कि यह आपका क्या है, ये विश्लेषक है, ये क्या है, विश्लेषक, जिसका पास एक्सिस मान लो कुछ इस तरीके से है। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या बना रहे हैं, पास एक्सिस है। पास एक्सिस मतलब प्रकाश जो आएगी सीधा जो इस घटक होगा, इसके पैरेलल जो घटक होगा निकल जाएगा, और जो इसके लंबवत घटक होगा वह रुक जाएगा। अब कोई प्रकाश इस पे आके गिरा, ये हम क्या ध्रुवक को बना रहे हैं, विश्लेषक को, ये हम किसे बना रहे हैं, विश्लेषक। अब मान लो कि ध्यान सुनो, कोई एक प्रकाश है जो आके इस पे क्या हुआ, आपतित हुआ। उस प्रकाश की तीव्रता को या आयाम को हम लोग कितना मान रहे हैं, मान लो इसके पारित अक्ष से थीटा कोण बनाता हुआ कोई प्रकाश जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट, आके गिरा, ये ए नॉट क्या है, आयाम है, एम्पलीट्यूड है ना। आप ऐसे ही बना सकते हो इसको, यहां से पूरा बना लो, ये क्या है, थीटा। अब अगर ए नॉट एम्पलीट्यूड का कोई प्रकाश आके इस पे आपतित हुआ, तो इस ए नॉट का दो घटक होगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो जो इधर वाला घटक होगा वो कितना होगा, ए नॉट cos थीटा, और जो इधर वाला घटक होगा वो कितना होगा, ए नॉट sin थीटा। अब हमें पता है जो घटक समांतर होगा वो तो पास कर जाएगा, और जो घटक लंबवत होगा वह रुक जाएगा। यानी जो प्रकाश निकलेगा, मान लेते हैं उस प्रकाश की तीव्रता क्या है, आई, जो प्रकाश इससे निर्गत हो रहा है उस प्रकाश की तीव्रता क्या है, आई। तो हमें पता है, आप इसके पहले जो आपने व्यतिकरण पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा कि तीव्रता आयाम के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अनुपाती होती है। तो यानी जो तीव्रता का प्रकाश इससे निकलेगा उस प्रकाश की तीव्रता अनुपाती होगी इससे निकलने वाले आयाम के। इससे कौन सा आयाम निकल रहा है, ए नॉट cos थीटा, इसके वर्ग के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो आई बराबर प्रोपोर्शनल का साइन आओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं कि अभी बनाना मत, अभी केवल समझा रहे हैं ये, बाकी यहाँ पर ए नॉट का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा।
इस कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट बोल देते हो क्या, आई नॉट। और बाकी यहाँ पर क्या बचा है, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ जहां आई नॉट किसके बराबर है, के ए नॉट स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो जो आपतित, ये आई क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो जो विश्लेषक से निकल रहा है प्रकाश उसकी तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के अनुकरणपाती आया कि नहीं आया। और यहाँ पर ये ए नॉट क्या है, अरे के ए नॉट स्क्वायर क्या है, आपतित प्रकाश का आयाम, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तीव्रता, क्योंकि आपको पता है ये इसके जगह ये क्यों लिख दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा इधर समझना, क्योंकि आके कौन सा प्रकाश गिरा है, आके कौन सा प्रकाश, ए नॉट आयाम वाला ही तो प्रकाश गिरा है। तो हमें पता है कि अगर जो प्रकाश आके गिरा है उसके आयाम को आप ए नॉट बोले हो, उस प्रकाश की तीव्रता को हम आई नॉट बोल सकते हैं। तो आई नॉट अनुकरणपाती होगा ए नॉट के स्क्वायर के, अरे तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुकरणपाती होता है, तो आपतित प्रकाश का तीव्रता आपतित प्रकाश के आयाम के अनुकरणपाती होगा, इसके वर्ग के अनुकरणपाती होगा। तो जब अनुकरणपाती का चिंतावित कांस्टेंट आएगा, यानी आई नॉट बराबर आप क्या बोल सकते हो, के ए नॉट स्क्वायर। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट के ए नॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए, आई नॉट। बात समझ आए ना। तो चलो आप इसको भी थोड़ा लिख लो, ये पूरा काफी ऊपर वाला इतना कर चुके हो। चलो उसी के नीचे पहले आप ये फिगर बना लो। ये प्रूफ आपको जरूरी नहीं, केवल आप माइनस का नियम याद रखना, ठीक है, ये प्रूफ उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। मान लो कि कोई एक प्रकाश है, उस प्रकाश का एम्पलीट्यूड, कोई एक प्रकाश इस पे आके आपतित हुआ, उस प्रकाश का एम्पलीट्यूड यानी आयाम कितना है, ए नॉट। वह प्रकाश इसके पारित अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। इस ए नॉट का दो घटक होगा, एक ए नॉट cos थीटा होगा और एक लंबवत घटक होगा ए नॉट sin थीटा होगा। जो क्षैतिज घटक होगा वो पास कर जाएगा, जो लंबवत घटक होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो निर्गत प्रकाश, या आप एक लाइन लिखना है, लिख लो, माना ए नॉट आयाम का प्रकाश चित्रानुसार विश्लेषक से या विश्लेषक के पारित अक्ष यानी ध्रुवण दिशा से थीटा कोण पर आपतित होता है, जिसका क्षैतिज घटक ए नॉट cos थीटा पारित अक्ष से होके निकल जाएगा, पारित अक्ष से होकर गुजर जाएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक ए नॉट sin थीटा क्या होगा, रुक जाएगा। अर्थात निर्गत प्रकाश का आयाम कितना होगा, ए नॉट cos थीटा। हमें पता है क्या, जो तीव्रता होता है यह अनुकरणपाती होता है आयाम के वर्ग के, तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा तो के ए नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और के ए नॉट स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, आई नॉट। तो दिस इंप्लाइज दैट आई बराबर क्या हुआ, आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हो यहाँ पर, जहां आई नॉट किसके जगह लिखे हैं, के ए नॉट स्क्वायर, ये इसका क्या है प्रूफ। तो सिंपल है ना। अब एक हेडिंग आपको बचा है पोलराइड का उपयोग, तो आप हेडिंग डालो पोलराइड का उपयोग। देखो पोलराइड क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश का जो वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है उसका कंपन सभी दिशाओं में सम्मित रूप से होता है, और ध्रुवित प्रकाश में केवल किसी विशेष दिशा में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे धूप से बचने के लिए जो चश्मे का प्रयोग करते हैं उसमें हम पोलराइड लगा देते हैं। क्यों,
क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो आपका अध्रुवित प्रकाश है, और जब आप चश्मे का जो ग्लास होता है उसमें आप पोलराइड लगा दोगे, पोलराइड क्या होगा, वो उसका, क्योंकि जो अध्रुवित प्रकाश है उसमें सभी डायरेक्शन में कंपन होगा, और जब पोलराइड आपके चश्मे पे लगा होगा तो जो चश्मे से प्रकाश निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ध्रुवित रहेगा। ध्रुवित रहने का मतलब जो प्रकाश रहेगा उसका कंपन केवल एक ही दिशा में रहेंगे। तो जब सभी दिशाओं में कंपन रहेगा तो ज्यादा चकाचौंध रहेगा, अरे आपके आंख पे चमक ज्यादा पड़ेगा। लेकिन जब कुछ एक विशेष दिशा में रहेगा तो फिर आपके आंख पे उतना चमक नहीं पड़ेगा, उतना आपके आंख पे चकाचौंध नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए चश्मे में किसका प्रयोग कर देते हैं, पोलराइड का। तो पोलराइड का प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग क्या है, धूप से बचने के लिए प्रयुक्त चश्मों में पोलराइड का उपयोग करते हैं। पोलराइड का उपयोग करते, सेम यही कॉन्सेप्ट है जैसे जो आपका कार होता है, बस होता है, उसका जो सामने का शीशा होता है, उस सामने के शीशा में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पोलराइड का। क्यों, वरना जैसे जब कोई आदमी अगर बस या कार चला रहा है और पोलराइड का उपयोग नहीं कियोगे, जो सीधा मतलब वैसे नॉर्मल कांच उपयोग कियोगे तो सीधा जो प्रकाश आएगा उससे ज्यादा चकाचौंध उत्पन्न होगा, चमक उत्पन्न होगा। लेकिन जब पोलराइड का प्रयोग करोगे तो प्रकाश क्या होगा, बहुत सारा रुक जाएगा, अरे जो भिन्न भिन्न दिशाओं में होगा उसको रोक देगा कंपन, जो सीधा एक कुछ विशेष ही दिशा वाला कंपन आपके आंख पर पड़ेगा, तो आपको उतना ज्यादा चकाचौंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यानी आप दूसरा उपयोग क्या लिख सकते हो, कार, बस इत्यादि में सामने वाले दर्पण में, सामने वाले शीशे में, से लिख लो, सामने वाले शीशे में भी पोलराइड का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग, जैसे जब हम लोग बादलों का फोटो खींचते हैं ना, तो उसका चित्र लेने के लिए जो दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी जो कैमरे का उपयोग करते हैं, उस कैमरे में भी हम लोग क्या करते हैं, पोलराइड का उपयोग कर देते हैं। क्यों, जैसे अगर आप वहां पर पोलराइड का उपयोग कर दोगे, अगर वैसे बादल से जो प्रकाश आ रहा है वह ध्रुवित प्रकाश होगा, लेकिन जब वो आके आपके कैमरे पर पड़ेगा और उसमें आप पोलराइड लगा होगा, फिर पोलराइड से होके तब कैमरे के शीशे पे आके प्रकाश पड़ेगा। तो अगर हर डायरेक्शन का प्रकाश पड़ेगा तो आपका जो इमेज बनेगा उतना क्लियर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ध्रुवित प्रकाश जब आके उस पर पड़ेगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, क्लियर दिखेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बादलों का जो फोटो खींचने के लिए, चित्र लेने के लिए जो कैमरे का प्रयोग करते हैं, उस कैमरे में भी हम लोग पोलराइड का उपयोग करते हैं। तो लिख लो ये भी, बादलों का चित्र खींचने के लिए खींचने वाले कैमरों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। और कहाँ उपयोग किया जाता है इसका, जैसे अत्यंत छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दूरदर्शी का, सूक्ष्मदर्शी का। दूरदर्शी का प्रयोग दूर वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी, जो छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी में भी हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, पोलराइड का ना। तो आप वो भी उपयोग लिख लेना। चौथा कि हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लो क्योंकि अब यहाँ पर स्पेस नहीं है। लिखो, अत्यंत छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए, अत्यंत छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। पोलराइड का उपयोग किया जाता है। अब ऐसे उपयोग और आप बना सकते हो, जो 3D फिगर होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी, 3D फिगर यानी त्रिविमीय चित्र। अरे आप 3D फिगर बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो 3D फिगर बनाने में भी जो एनिमेशन देखते हो ना आप, वो सब उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पोलराइड का उपयोग करते हैं। फिलहाल 4 उपयोग आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपका तरंग प्रकाश की पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग कल से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपका सबसे पहला चैप्टर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फिर आज यहाँ पर बस करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।